आज इस वीडियो में हम बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ व द्विघात बहुपद के शून्यकों की विभिन्न स्थितियों का अध्ययन करेंगे। आप अपनी पिछली कक्षा में रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद व त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप के बारे में पढ़ चुके हैं। और तो और किसी रैखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल p कोष्ठक x बराबर ax जमा b में x को किसी वास्तविक संख्या m से प्रतिस्थापित यानी सब्स्टिट्यूट करने पर यदि बहुपद का मान 0 यानी 0 हो जाता है तो m उस बहुपद p कोष्ठक x का शून्यक कहलाता है। तो चलो अब हम बहुपद के शून्यकों के ज्यामितीय अर्थ को समझेंगे। क्या आप बता सकते हैं एक रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होगा? एक रैखिक बहुपद ax जमा b के लिए y बराबर ax जमा b का ग्राफ एक सरल रेखा को निरूपित करता है जो x अक्ष यानी x एक्सिस को एक बिंदु ऋणात्मक b बटा a 0 पर प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्ट करता है, जिससे ये निष्कर्ष मिलता है कि रैखिक बहुपद ax जमा b का एक शून्यक ऋणात्मक b बटा a है जो बिंदु ऋणात्मक b बटा a 0 का x निर्देशांक यानी x कोऑर्डिनेट है। इस निष्कर्ष के आधार पर अब हम द्विघात बहुपद के शून्यकों के ज्यामितीय अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। माना कि हमारे पास एक द्विघात बहुपद 3x की घात 2 घटा x घटा 2 है, जिसमें x के कुछ मानों के संगत y बराबर 3x की घात 2 घटा x घटा 2 के मानों को लेकर ग्राफ पेपर पर अंकित कर ग्राफ बनाएं तो हमें एक परवलय यानी पैराबोला प्राप्त होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि किसी द्विघात बहुपद ax की घात 2 जमा bx जमा c जिसमें a शून्य नहीं है के संगत y बराबर ax की घात 2 जमा bx जमा c का ग्राफ एक परवलय होगा। सारणी की सहायता से पता चलता है कि 1 व ऋणात्मक 2/3 इस बहुपद के दो शून्यक हैं, जो कि y बराबर 3x की घात 2 घटा x घटा 2 के ग्राफ द्वारा x अक्ष को प्रतिच्छेदित करने वाले बिंदुओं के x निर्देशांक हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि द्विघात बहुपद ax की घात 2 जमा bx जमा c के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक हैं जहां y बराबर ax की घात 2 जमा bx जमा c का परवलय x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। ये तथ्य सभी द्विघात बहुपदों के लिए मान्य है। अब यदि हम ax की घात 2 जमा bx जमा c के ग्राफ का आकलन करें तो 3 स्थितियां यानी केसेस सामने आती हैं, जो इस प्रकार हैं। स्थिति 1, जब ग्राफ x अक्ष को दो भिन्न बिंदुओं m व n पर काटता है। इस स्थिति में बिंदुओं m व n के x निर्देशांक द्विघात बहुपद ax की घात 2 जमा bx जमा c के दो शून्यक हैं। स्थिति 2, जब ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु यानी कि दो संपाती कोइंसिडेंट बिंदुओं पर काटता है, अर्थात स्थिति के दोनों बिंदु m व n संपाती होकर एक बिंदु m हो जाते हैं। इस स्थिति में m का x निर्देशांक द्विघात बहुपद ax की घात 2 जमा bx जमा c का एकमात्र शून्यक होगा। स्थिति 3, इस स्थिति में ग्राफ x अक्ष को कहीं पर नहीं काटता है। ऐसे में द्विघात बहुपद ax की घात 2 जमा bx जमा c का कोई शून्यक नहीं होगा। रैखिक एवं द्विघात बहुपदों के शून्यकों के
ज्यामितीय अर्थ से स्पष्ट है कि n घात के व्यापक रूप में बहुपद के लिए p कोष्ठक x का ग्राफ x अक्ष को महत्तम n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। अतः घात n के किसी बहुपद के अधिक से अधिक n शून्यक हो सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि एक द्विघात बहुपद के ग्राफ का आकार किस स्थिति में ऊपर की ओर अथवा किस स्थिति में नीचे की ओर खुला होगा? यदि द्विघात बहुपद ax की घात 2 जमा bx जमा c में a शून्य से बड़ा है तो परवलय का आकार ऊपर की ओर खुला होगा। यदि द्विघात बहुपद ax की घात 2 जमा bx जमा c में a शून्य से छोटा होता है तो परवलय का आकार नीचे की ओर खुला होगा। इस वीडियो में आज हमने बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ देखा। इसके साथ ही हमने द्विघात बहुपद के शून्यकों की विभिन्न स्थितियों के बारे में पढ़ा। हमने आज जो इस वीडियो में सीखा उसका अगली वीडियो में अभ्यास करेंगे। हम अपनी पिछली वीडियो में बहुपद के किसी शून्यक के ज्यामितीय अर्थ का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इस पर आधारित कुछ उदाहरण देखेंगे। मोहन अपने बड़े भाई की किताब में y बराबर px के ग्राफ देख रहा है और ये जानने की कोशिश कर रहा है कि px के शून्यकों की संख्या क्या होगी। मोहन ने ऐसा कुछ अपनी गणित की कक्षा में पढ़ा था पर उसे ठीक से याद नहीं है। आइए मिलकर मोहन की मदद करते हैं। मोहन को याद आया कि बहुपद px का ग्राफ यदि x अक्ष को n बिंदुओं पर काटता है तो उस बहुपद के शून्यकों की संख्या भी n होती है। क्या आप बता सकते हैं कि ये ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है? बिल्कुल सही, यह ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। इसलिए यहाँ शून्यकों की संख्या भी 2 होगी। इस दूसरे ग्राफ में आप देख सकते हैं कि यह x अक्ष को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करता है। अतः इस स्थिति में शून्यकों की संख्या 0 होगी। इस तीसरे ग्राफ में आप देख सकते हैं कि ये x अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटता है। इसलिए इस ग्राफ में निरूपित बहुपद के 3 शून्यक होंगे। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। नीचे दी गई आकृति बहुपद px बराबर x की घात 2 घटा 3x घटा 10 के लिए ग्राफ है। ग्राफ की सहायता से बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। यह ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। अतः बहुपद के 2 शून्यक ऋणात्मक 2 व 5 होंगे। आप बहुपद में x को शून्यकों से प्रतिस्थापित कर शून्यकों की सत्यता की जांच इस प्रकार कर सकते हैं। आज वीडियो में हमने ग्राफ की सहायता से किसी बहुपद के शून्यकों की संख्या निकालना और कुछ उदाहरण देखे। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। अब तक हमने बहुपद के शून्यक के ज्यामितीय अर्थ के बारे में पढ़ा। आज हम देखेंगे कि बहुपद के शून्यक व गुणांक किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अपनी पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके हैं कि रैखिक बहुपद ax जमा b का एक शून्यक ऋणात्मक b बटा a होता है। क्या आप जानते हैं किसी द्विघात बहुपद के मध्यपद को विभक्त यानी स्प्लिट कर उस द्विघात बहुपद के गुणनखंड किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए बहुपद 2x की घात 2 घटा 12x जमा 16 के मध्यपद ऋणात्मक 12x को
दो ऐसे पदों के योग के रूप में लिखते हैं जिनका गुणनफल 32x की घात 2 हो। आगे हल करने पर हमें इस बहुपद के गुणनखंड प्राप्त होते हैं। इसलिए x घटा 2 बराबर 0 अर्थात x बराबर 2 या x घटा 4 बराबर 0 अर्थात x बराबर 4 के लिए इस बहुपद का मान 0 होगा। अतः 2 व 4 इस बहुपद px के शून्यक होंगे। क्या आप जानते हैं कि बहुपद के शून्यक व गुणांक एक दूसरे से संबंधित होते हैं? आइए देखते हैं कैसे। यदि हम शून्यकों का योग करें तो आप देखेंगे कि शून्यकों का योगफल द्विघात बहुपद के x के गुणांक व x की घात 2 के गुणांक के ऋणात्मक अनुपात के बराबर होता है। अर्थात कहा जा सकता है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग x के गुणांक व x की घात 2 के गुणांक के ऋणात्मक अनुपात के बराबर है। जहां अल्फा व बीटा किसी द्विघात बहुपद ax की घात 2 जमा bx जमा c के दो शून्यक हैं। इसी प्रकार यदि हम शून्यकों को गुणा करके देखें तो आप देखेंगे कि शून्यकों का गुणनफल द्विघात बहुपद के अचर पद व x की घात 2 के गुणांक के अनुपात के बराबर है। अर्थात कहा जा सकता है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल बहुपद के अचर पद व x की घात 2 के गुणांक के अनुपात के बराबर है। इसी प्रकार व्यापक रूप में अल्फा, बीटा व गामा यदि किसी त्रिघात बहुपद a x की घात 3 जमा b x की घात 2 जमा c x जमा d के शून्यक है तो शून्यकों का योगफल ऋणात्मक b बटा a, दो शून्यकों के गुणनफलों का योग c बटा a व सभी शून्यकों का गुणनफल ऋणात्मक d बटा a होता है। आज इस वीडियो में हमने द्विघात व त्रिघात बहुपदों के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध का अध्ययन किया। अगली वीडियो में हम इन पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देखेंगे। अपनी पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि किसी बहुपद के शून्यक व गुणांक किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित होते हैं। आज इस वीडियो में हम इस पर आधारित दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। दिए गए बहुपद 2x की घात 2 जमा x घटा 3 के शून्यकों का योगफल व गुणनफल क्या होगा? क्या आप बता सकते हैं कि इस बहुपद के कितने शून्यक होंगे? सही जवाब, क्योंकि यह एक द्विघात बहुपद है इसलिए इसके अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। माना कि बहुपद के 2 शून्यक अल्फा व बीटा हैं। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल बहुपद के x के गुणांक व x की घात 2 के गुणांक के ऋणात्मक अनुपात में होता है। x व x की घात 2 के गुणांक के मान प्रतिस्थापित करने पर शून्यकों का योगफल ऋणात्मक 1/2 प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल द्विघात बहुपद के अचर पद व x की घात 2 के गुणांक का अनुपात होता है। अचर पद व x की घात 2 के गुणांक के मान प्रतिस्थापित करने पर शून्यकों का गुणनफल ऋणात्मक 3/2 प्राप्त होता है। तो इस तरह हम दिए गए बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हुए एक और उदाहरण देखते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग ऋणात्मक 2/3 व गुणनफल
4/3 है। माना कि द्विघात बहुपद ax2 जमा bx जमा c है। हम जानते हैं कि शून्यकों का योग ऋणात्मक b/a तथा शून्यकों का गुणनफल c/a होता है। तुलना करने पर a बराबर 3, b बराबर 2 व c बराबर 4 मिलता है। a, b व c के मान प्रतिस्थापित करने पर 3x2 जमा 2x जमा 4 एक ऐसा द्विघात बहुपद प्राप्त होता है जिसमें दी गई शर्तें पूरी होती हैं। इस वीडियो में हमने बहुपद के शून्यक व गुणांक के बीच संबंध पर आधारित उदाहरण देखे। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय साधारणतः क्या गलतियां हो सकती हैं। अब तक हमने किसी बहुपद के शून्यकों के ज्यामितीय अर्थ व शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध का अध्ययन किया। अब हम देखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय साधारणतः क्या गलतियां हो सकती हैं। दी गई आकृति y बराबर px का ग्राफ है। ग्राफ देखकर बहुपद px के शून्यकों की संख्या बताइए। 3, 1, 5, 4। इस प्रश्न को हल करने के लिए वीडियो को रोकें और फिर अपने उत्तर का मिलान करें। हम जानते हैं कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है उस बहुपद के उतने ही शून्यक होते हैं। यदि आपने पहले विकल्प को चुना है तो ये अच्छी कोशिश है, परंतु यह गलत उत्तर है। आपने x अक्ष को प्रतिच्छेद करने वाले बिंदुओं को गिनते समय संपाती बिंदुओं को छोड़ दिया। याद कीजिए, हमने द्विघात बहुपद के शून्यकों की 3 स्थितियां पढ़ी थी, जिनमें से एक स्थिति में ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु यानी 2 संपाती बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। यदि आपने दूसरे विकल्प का चयन किया है तो आपका ये चयन भी गलत है। आपने ग्राफ द्वारा x अक्ष को प्रतिच्छेद करने वाले बिंदुओं को ना गिनकर y अक्ष पर प्रतिच्छेद करने वाले बिंदुओं को गिन लिया। यदि आपने तीसरे विकल्प को चुना है तो यह ठीक नहीं है। आपने x अक्ष पर प्रतिच्छेद करने वाले बिंदुओं के साथ साथ y अक्ष पर प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु को भी गिन लिया होगा। स्मरण करें कि बहुपद के शून्यकों की संख्या उस बहुपद के ग्राफ द्वारा x अक्ष पर प्रतिच्छेद करने वाले बिंदुओं की संख्या के बराबर होती है। यदि आपने चौथे विकल्प को चुना है तो यह बिल्कुल सही उत्तर है। शाबाश! ये ग्राफ x अक्ष को कुल 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। अतः यहाँ बहुपद px के शून्यकों की संख्या 4 होगी। आइए अब एक और प्रश्न देखते हैं। यदि एक द्विघात बहुपद x2 घटा 5x जमा 4 के शून्यक अल्फा व बीटा हैं, तो इस बहुपद के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? 5, ऋणात्मक 5, ऋणात्मक 4, 4। इस प्रश्न को हल करने के लिए वीडियो को रोकें और फिर अपने उत्तर का मिलान करें। यदि आपने पहले विकल्प का चयन किया है तो आपका ये चयन गलत है। आपका ये उत्तर गलत सूत्र प्रयोग करने के कारण गलत हुआ है। आपने यहाँ शून्यकों के गुणनफल के सूत्र का प्रयोग ना कर उनके योगफल के सूत्र का प्रयोग किया है। यदि आपने दूसरे विकल्प का चयन किया है तो आपका चयन भी गलत है, जिसके 2 कारण हैं। पहला, x के गुणांक को लिखते समय आप उसके ऋणात्मक चिन्ह को लिखना भूल गए। यहाँ शून्यकों के गुणनफल के सूत्र का प्रयोग ना कर उनके योगफल ज्ञात करने के सूत्र का प्रयोग किया है। यदि आपने तीसरे विकल्प का चयन किया है तो आपका चयन सही नहीं है, जिसका कारण शून्यकों के गुणनफल के सूत्र में ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करना है। यदि आपने चौथे विकल्प का चयन किया है तो आपका उत्तर सही है। आपने सभी मानों को सही लिखा है तथा सही सूत्र का प्रयोग कर सही गणना की है।
अध्यापक भी कक्षा में विद्यार्थियों की सूझबूझ का परीक्षण ऐसे ही कुछ उदाहरणों की मदद से कर सकते हैं। अब तक हम बहुपदों के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हुए इस वीडियो के अंत तक हम बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम को अच्छे से सीख और समझ चुके होंगे। श्याम के पास कुछ टी शर्ट है। हर टी शर्ट पर एक बहुपद लिखा हुआ है। श्याम इन टी शर्टों को उन पर लिखे बहुपदों के आधार पर सही अलमारी में रखना चाहता है। क्या आप इस कार्य में श्याम की मदद कर सकते हैं? आप देख सकते हैं कि इन बहुपदों की उच्चतम घात 1 है, इसलिए ये टी शर्ट रैखिक बहुपद अलमारी में जाएगी। लाल व नीली टी शर्टों पर लिखे बहुपदों की उच्चतम घात 2 होने के कारण ये द्विघात बहुपद अलमारी में रखी जाएंगी। और अंत में इन दोनों टी शर्टों पर लिखे बहुपदों की उच्चतम घात 3 होने से ये त्रिघात बहुपद बन जाते हैं, इसलिए इन्हें तीसरी अलमारी में रखना उचित होगा। टी शर्टों को अलमारियों में रख श्याम पूजा के पास पढ़ने के लिए जाता है, जो विभाजन विधि के बारे में पढ़ रही होती है। पूजा श्याम को बताती है कि जिस पद का भाग हो रहा होता है उसे भाज्य यानी डिविडेंड कहते हैं, और जिस पद से भाज्य का भाग हो रहा है उसे भाजक यानी डिवाइजर कहते हैं। भाजक भाज्य को जितनी बार भाग करता है उस संख्या को भागफल यानी क्वोशंट कहते हैं। भाग करने के बाद जो पद रह जाते हैं उसे शेषफल यानी रिमाइंडर कहते हैं। आओ अब मैं तुम्हें बहुपदों के विभाजन विधि का प्रयोग बताती हूँ। यदि हम किसी बहुपद px को किसी बहुपद gx से भाग करें तो हमें एक बहुपद माना qx मिलता है। तो आओ अब एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करने की विधि को विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले सुनिश्चित कर लें कि भाजक एवं भाज्य मानक रूप अर्थात पदों की घातों के घटते हुए क्रम में लिखे हैं या नहीं। भागफल का पहला पद प्राप्त करने के लिए भाज्य के उच्चतम घात वाले पद यानी x की घात 2 को भाजक के उच्चतम घात वाले पद यानी x से भाग दें, जिससे भागफल x मिलता है। इसके बाद भाजक को इस भागफल से गुणा कर भाज्य के नीचे लिखें। ऊपर लिखे बहुपद यानी भाज्य से नीचे वाले पद को घटाने पर शेषफल 4x घटा 12 प्राप्त होता है, जो आगे की प्रक्रिया के लिए एक नया भाज्य बन जाता है। भाग देने की इस प्रक्रिया को पुनः नए भाज्य के साथ तब तक दोहराएं जब तक शेषफल या तो 0 या इसकी घात भाजक की घात से कम ना हो जाए। जैसे कि हमारे इस उदाहरण में शेषफल 0 है, जिसे हम rx से प्रदर्शित कर सकते हैं, तथा भागफल x जमा 4 है। तो इस प्रकार हम एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग कर सकते हैं, किंतु ऐसा तभी संभव है जब भाज्य की घात भाजक की घात से बड़ी या उसके बराबर हो और भाजक 0 न हो। यहाँ बाईं ओर के भाग को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। ये भाग प्रक्रिया यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिदम के समान है, जिसके अनुसार px बराबर gx गुणा qx जमा rx होगा, जहाँ gx 0 के बराबर नहीं होगा एवं rx 0 होगा या फिर rx की घात gx की घात से छोटी होगी। इस निष्कर्ष को हम बहुपदों के विभाजन कलन विधि यानी एल्गोरिदम कहते हैं। आओ इस निष्कर्ष की हमारे बहुपदों की सहायता से जांच करते हैं। सभी बहुपदों को इस विभाजन एल्गोरिदम में प्रतिस्थापित कर हल करने पर दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं, जो विभाजन एल्गोरिदम की सत्यता को प्रमाणित करता है। आज इस वीडियो में हमने बहुपदों को भाग करने की विधि, जिसे विभाजन एल्गोरिदम कहते हैं, के बारे में सीखा। इस एल्गोरिदम पर आधारित कुछ और उदाहरण हम अगली वीडियो में देखेंगे।
हमने अपनी पिछली वीडियो में बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम के बारे में पढ़ा। आज इस वीडियो में हम इस पर आधारित कुछ उदाहरण देखेंगे। विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके x की घात 2 जमा 2x घटा 15 को x घटा 3 से भाग दीजिए। इस प्रश्न में x की घात 2 जमा 2x घटा 15 भाज्य तथा x घटा 3 भाजक है। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि भागफल का पहला पद प्राप्त करने के लिए भाज्य के उच्चतम घात वाले पद यानी x की घात 2 को भाजक के उच्चतम घात वाले पद यानी x से भाग देंगे, जिससे भागफल का पहला पद x मिलता है। अब भाजक को इस भागफल से गुणा करके भाज्य के नीचे लिखें। फिर ऊपर लिखे बहुपद यानी भाज्य से नीचे वाले पद को घटाएं, जिससे शेषफल 5x घटा 15 प्राप्त होता है, जो कि आगे की प्रक्रिया के लिए नया भाज्य बन जाता है। भागफल का दूसरा पद प्राप्त करने के लिए नए भाज्य के उच्चतम घात वाले पद यानी 5x को भाजक के उच्चतम घात वाले पद x से भाग देंगे, जिससे भागफल का दूसरा पद 5 मिलता है। भाजक को इस भागफल से गुणा कर नए भाज्य के नीचे लिख घटाने पर शेषफल 0 हो जाता है। आपको याद होगा कि जब शेषफल या तो 0 या फिर इसकी घात भाजक की घात से कम हो जाए तब भाग देने की प्रक्रिया रोक देते हैं, इसलिए यहाँ भाग की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। इस प्रकार x की घात 2 जमा 2x घटा 15 को x घटा 3 से भाग देने पर भागफल x जमा 5 तथा शेषफल 0 प्राप्त होता है। क्या आप जानते हैं भाग प्रक्रिया समाप्त होने पर यदि शेषफल 0 प्राप्त होता है तो ऐसे में भाजक उस भाज्य का एक गुणनखंड कहलाता है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। इस प्रश्न में हमें पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भागकर विभाजन एल्गोरिदम की सत्यता की जांच करनी है। आप देख सकते हैं कि दिए हुए बहुपद भाज्य एवं भाजक मानक रूप में नहीं है। भाग प्रक्रिया को शुरू करने से पहले बहुपदों को उनके मानक रूप यानी घातों के घटते क्रम में लिखते हैं। अब भाग देने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। भागफल का पहला पद प्राप्त करने के लिए भाज्य के उच्चतम घात वाले पद को भाजक के उच्चतम घात वाले पद से भाग दें। अब भाजक को इस भागफल से गुणा कर भाज्य के नीचे लिख घटाने पर शेषफल 8x की घात 3 घटा 8x की घात 2 घटा x जमा 3 बचता है, जो कि नया भाज्य बन जाता है। भागफल की प्रक्रिया को नए भाज्य 8x की घात 3 घटा 8x की घात 2 घटा x जमा 3 के साथ दोहराएं। अब भाग देने की क्रिया शेष बचे ऋणात्मक 4x की घात 2 जमा 7 जमा 3 के साथ कीजिए। अब शेष बचे 5x घटा 1 की घात भाजक की घात से कम है, इसलिए भाग देने की प्रक्रिया को आगे नहीं कर सकते हैं। भाग प्रक्रिया करके भागफल 3x की घात 3 जमा 4x घटा 2 तथा शेषफल 5x घटा 1 प्राप्त है। अब यदि भाजक को भागफल से गुणा कर शेषफल में जोड़ने से वह भाज्य के बराबर हो जाता है तो विभाजन एल्गोरिदम सत्यापित हो जाती है। आज इस वीडियो में हमने विभाजन एल्गोरिदम पर आधारित कुछ उदाहरण देखे। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हुए आमतौर पर क्या गलतियां हो सकती हैं। आपने पिछली वीडियो में बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम का अध्ययन किया। अब हम कुछ उदाहरणों की मदद से देखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय साधारणतः क्या गलतियां हो सकती हैं। दिए गए विकल्पों में से सही का चुनाव कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इस प्रश्न को हल करने के लिए वीडियो को रोकें और फिर अपने उत्तर का मिलान करें।
आप दोनों बहुपदों को देखकर बता सकते हैं कि प्रथम बहुपद यानी कि भाज्य मानक रूप में नहीं है। हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि भाग प्रक्रिया को शुरू करने के लिए बहुपदों का मानक रूप में होना अनिवार्य है। आइए इस बहुपद को मानक रूप में लिख भाग प्रक्रिया को पूरा करते हैं, जिससे भागफल x की घात 2 घटा 2x जमा 4 प्राप्त होता है। अतः रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए विकल्प 4 सही उत्तर है। यदि आपने पहले विकल्प को चुना है तो यह अच्छी कोशिश है, परंतु यह गलत उत्तर है, क्योंकि भाग प्रक्रिया को शुरू करने से पहले आपने भाज्य को मानक रूप में नहीं लिखा, जिसकी वजह से इस भाग प्रश्न को हल करना लगभग असंभव हो जाता है। यदि आपने दूसरे विकल्प को चुना है तो ये अच्छी कोशिश है, परंतु यह भी गलत उत्तर है, क्योंकि आपने भागफल के स्थान पर शेषफल को चुन लिया। यदि आपने तीसरे विकल्प को चुना है तो यह अच्छी कोशिश है, परंतु यह भी गलत उत्तर है। भागफल के दूसरे पद के साथ भाग प्रक्रिया करने पर शेषफल 12x घटा 8 मिलता है, जिसकी घात भाजक की घात के बराबर है। याद कीजिए, जब शेषफल 0 या शेषफल की घात भाजक की घात से छोटी हो जाती है तब भाग प्रक्रिया समाप्त होती है। परंतु इस विकल्प में आपने भाग प्रक्रिया पूरी नहीं की। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि इस उदाहरण में चौथा विकल्प क्यों सही है और बाकी विकल्प क्यों गलत हैं। अध्यापक भी कक्षा में विद्यार्थियों की सूझबूझ का परीक्षण